प्यारे बच्चों, ये अध्याय 3 का भाग 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टेट, सुपर टेट, सी टेट और जिनमें भी जो भी टीचर से संबंधित जॉब्स हैं, जिनमें भी मनोविज्ञान है, उन सब के लिए सहायक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए। आखिरी में जब टेस्ट होगा तो आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा ताकि आपके सही अंक आ सकें। तो उसको लिखते जाइए, रिवीजन करते जाइए, टेस्ट भी लिया जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक। कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक। देखिए, बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन किसी किसी की बुद्धि नॉर्मल होती है, किसी किसी की बुद्धि उच्च क्वालिटी की होती है, किसी की जो है कि प्रतिभाशाली होती है और किसी की सृजनात्मक बुद्धि होती है। तो जो बुद्धि का सबसे बेहतरीन जो स्वरूप है वो सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि आपने, मान लीजिए कि आपको हमने रोटी बनाना सिखा दिया और आपको पराठे बनाना नहीं सिखाया, लेकिन आपने अपना दिमाग लगा करके खुद पराठे बनाना सीख लिया, तो ये होती है सृजनात्मकता। और जैसा कि आपको सिखाया गया, आप ज़िंदगी भर वही सीखे रहो, कुछ अलग ना सीख पाओ, तो उसको सृजनात्मकता नहीं करेंगे, नॉर्मल बुद्धि में आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध होता है? तो धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 27। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके समूह के सभी सदस्य की प्रवृत्ति बदलनी होगी। देखिए बच्चों में क्या होता है, बड़े जल्दी एक दूसरे को देख करके क्या होता है, वो चीज़ आ जाती है अंदर। तो यदि हम उनके समूह के विद्यार्थियों की प्रवृत्ति बदल दें तो उसकी प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28। यदि विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? यदि विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? तो ये होगा प्रतिक्रिया से। ठीक है, यदि विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह क्या कर रहे होते हैं? देखिए, जब तक व्यक्ति अकेला है जब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दो व्यक्ति हो जाते हैं या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो हम उसको समाज कह सकते हैं। ठीक है, जब दो या दो व्यक्ति मिलेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो व्यक्ति मिल तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो भी अपन उसको समाज नहीं कह सकते हैं। मिलना चाहिए, मिलने के बाद उनमें बातें होना चाहिए, बातें होने के बाद एक दूसरे से वो प्रभावित होना चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? समाज उसको अपन कह सकते हैं। एक सामाजिक समूह का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 30। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि, यानी कि तेज बुद्धि बालक। ये बच्चे जल्दी समायोजन नहीं कर पाते हैं। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। मान लीजिए कि किसी क्लास में कुशाग्र बुद्धि बच्चा बैठा हुआ है और सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कुशाग्र बुद्धि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है और जो कुशाग्र बुद्धि नहीं होता उसको लेट समझ में आता है। तो बाकी बच्चे, कई बार ऐसे कुछ बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं जिनको कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट करना पड़ता है, और जब उनको क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन को, तो जो कुशाग्र बुद्धि बच्चे होते हैं वो बोर होने लगते हैं कि जब वो चीज़ उन्हें पहले से आती तो बार बार उसका रिवीजन क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है? स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है?
तो ये शिक्षक की। अगर आपसे पूछा जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान है, तो याद रखिएगा स्मृति स्तर में शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो खेल का है। ठीक है, बच्चा जब घर से निकलता है तो सबसे पहले खेलता है। खेलते समय वो कई व्यक्तियों के बच्चों से मिलता है, दूसरे बच्चों से, और उनसे बातें करता है, उससे प्रभावित होता है। और अभी अपन ने पढ़ा जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं और बात होती है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो उसको अपन समाज कह सकते हैं। तो बच्चा खेलता है तो जो बच्चे के खेल होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो उसका पहला समाज होता है। उसके बाद में जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वही समाज उसका उसके समाज भी साथ बड़ा होता है। एक नए समाज का निर्माण धीरे धीरे होता जाता है, लेकिन पहला जो उसका समाज आएगा वो खेल से ही संबंधित होता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो सक्रिय रूप से क्लास में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पता चला आप क्लास ले रहे हैं और विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट माइंड नहीं है, तो आपके क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो जी, मनोविज्ञान की जो क्लास चल रही थी, याद रखना ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये शिक्षकों के लिए है जो टीचर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं। ये सारी नॉलेज टीचर्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, टीचर्स के लिए ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, आपको ऐसा माहौल बनाना है कि उसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बनी रहे। और सक्रिय सहभागिता आपको अगर बनानी है तो आपको क्लास को इंटरेस्टेड बनाना होगा, थोड़ा सा रुचि जगानी होगी। बिना रुचि के कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक लाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक मिले हैं, किसको मिले हैं? राकेश को। तो जो राकेश है वो अपने राकेश के पुत्र को मिले हैं, वो राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? तो वह अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। क्या दे रहा है? अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होंगे? जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले, उत्तर मतलब होता है बाद में। ये चीज़ देखिए, मनोविज्ञान में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको, उन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शब्दों का अर्थ समझते हैं, मनोविज्ञान में अर्थ सबका कुछ कठिन शब्द दिए गए जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जैसे जैसे उन शब्दों का अर्थ समझते जाएंगे आपको समझ में वो चीज़ आती जाएगी। तो पूर्व मतलब होता है पहले, उत्तर मतलब बाद में। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी, पूर्वाग्रही का मतलब होता है जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है, और यहीं पूर्वाग्रही की जगह उत्तर लिखा होता है पूर्व की जगह, तो ये किशोरावस्था का अंतिम समय होता है। ये जबकि किशोरावस्था का शुरुआती समय लिखा है। किशोरावस्था की शुरुआती समय में कठोर होते हैं किशोर किशोरी। किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण क्या हैं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण क्या हैं? तो पहला, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविक स्वीकृति, मूल्यांकन की योग्यता। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य और एक मानसिक स्वास्थ्य। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जो हमारा माइंड होता है वो भले ही इनविजुअल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अपना शरीर का अंग जुड़ा हुआ होता है। शरीर के अंग के अंदर ही वो इनविजुअल चीज़ होती है, तो हम उसको नहीं भूल सकते। शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है ही, पहले इम्पोर्टेंट है शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। तो मानसिक स्वास्थ्य के गुण क्या हैं? देखिए, गुणों की बात करते हैं तो पहले नियमित जीवन, अगर आपका जीवन नियमित है तो आप अच्छे स्वास्थ्य गुजर रहे हैं। दूसरा, संवेगात्मक परिपक्वता,
संवेगात्मक परिपक्वता का मतलब ये होता है कि आप छोटी सी सफलता से बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो और छोटी सी असफलता से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ना हो, या फिर छोटी सी बात पर जल्दी गुस्सा ना हो। ठीक है, तो ये होती है संवेगात्मक परिपक्वता। आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना है, और थोड़ी सी सफलता मिल जाने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, थोड़ा सा असफल हो जाने पर निराश नहीं होना है, और थोड़ा सा धन आ जाने पर अहंकार भी नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ अक्सर देखी जाती है कि थोड़ा सा धन आ जाने पर व्यक्ति धन के मद में अंधा होकर दूसरों का अपमान करता रहता है, तो ये संवेगात्मक परिपक्वता नहीं कहलाएगी। तीसरा है आत्मविश्वास है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप भले एक बार असफल हो गए, लेकिन असफल का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कि लाइफ में असफल हो गए। ये केवल एक एग्ज़ाम होता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पार्टिसिपेट करना। आप लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, आपको बैक पे नहीं जाना है, फ्रंट पे जाना है, आगे चलते रहना है। तो ये आपका आत्मविश्वास आपको अपने पास होना चाहिए। अगर आप अपना आत्मविश्वास खो दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा सहनशीलता। आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए। अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को तो भी आप बैकफुट पे चले जाओगे, इसलिए आपको सहन करना हो चीज़ें। पांचवा है वास्तविकता की स्वीकृति। वास्तविकता को स्वीकार करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। इतनी ताकत और क्षमता होनी चाहिए कि आप सत्य को, वास्तविकता को स्वीकार कर सकें। ठीक है, मान लीजिए आपसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई बात हो जाती, गलती हो जाती, तो आपके अंदर एक ताकत होना चाहिए कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सको। पांचवा है मूल्यांकन की योग्यता। आपके अंदर मूल्यांकन की योग्यता होना चाहिए। मूल्यांकन की योग्यता का मतलब होता है अपने आप को पहचानना और सामने वाले को पहचानना। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने अंदर को पहचान सको कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, कोई गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, और सामने वाले इंसान को पहचानना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानों को पहचान पाते हैं। लोगों को सालों लग जाते हैं साथ में रहते रहते और एक दूसरे को पहचान नहीं पाते कि इंसान कैसा है। तो वो मूल्यांकन की योग्यता होती है। तो मूल्यांकन की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कुछ समय रहने के बाद सामने वाले को पहचान सको और अच्छे बुरे के हिसाब से उसके साथ व्यवहार कर सको। यदि वो विश्वास लायक नहीं है तो बिल्कुल विश्वास मत करिए सामने वाले पे, यदि वो विश्वास लायक है तो विश्वास करिए। तो ये मूल्यांकन की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं कहे जा सकते? कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं कहे जा सकते कि भाई आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है? तो पहला है बहुत विनीत। आपको बहुत विनीत नहीं होना चाहिए। और दूसरा है स्वयं में सीमित। बहुत विनीत का मतलब होता है कि आप अपने अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका किसी चीज़ पे अधिकार है और आप जो है कि एक बार रिक्वेस्ट कर लो, अच्छी बात है, 2 बार कर लो, लेकिन आप एक नॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो, विनती कर सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा विनती करोगे तो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। आपको अपना अधिकार पाने का हक मालूम होना चाहिए, आपको सारे अपने राइट मालूम होना चाहिए और उस राइट के हिसाब से आपके अंदर सर्वाइव करने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा विनीत होने से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है स्वयं में सीमित। लिमिटेशन। आप स्वयं में सीमित नहीं रह सकते। स्वयं में सीमित रहने का मतलब है एक नॉर्मल लाइफ। स्वयं में सीमित नहीं रहना चाहिए। आपका अपना जो माइंड मिला हुआ उसका विकास करना चाहिए। आपको समाज में अपना विकास करना चाहिए, आपको एजुकेशन में अपना विकास करना चाहिए, इसलिए सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो सीमित वाली जो बातें थी वो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब जब से मनोविज्ञान एक नया सब्जेक्ट बन गया विद्यार्थियों के लिए तो परिभाषा बदल चुकी है। एक परिभाषा आपने पहले सुनी होगी, उतने पैर पसारी है जितनी लंबी चादर। यानी कि जितनी लंबी चादर है उतने लंबे ही पैर पसारना है। यानी कि स्वयं में सीमित रहना है। जितनी लंबी आपके पास चादर है उसी चादर के अंदर रहना है, पैर बाहर नहीं निकालना है। लेकिन ये कब की परिभाषा है? जब मनोविज्ञान नहीं था। ठीक है, जब मनोविज्ञान आया, वॉटसन आए, फ्राइड आए, तो वॉटसन थे और भी बहुत सारे मनोविज्ञान थे आए, उन्होंने इस परिभाषा का एनालिसिस किया और उसके बाद में उन्होंने किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितनी आपके पास चादर हो उतनी आप पैर पसारिए। उनका कहना ये है कि स्वयं में सीमित नहीं रहना चाहिए। आपके पैर जितने लंबे हों उतनी लंबी आपको चादर
उड़नी है, यानी कि आपको हमेशा विकास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 40, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित होती है? अधिगम क्षमता किससे प्रभावित होती है? तो पहला आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, दूसरा वातावरण से प्रभावित होती है, तीसरा प्रशिक्षण शिक्षण से प्रभावित होती है। अधिगम क्षमता किससे प्रभावित होती है? आनुवांशिकता से होती है, बिल्कुल होती है। जो अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। तो आनुवांशिक गुण आदमी को कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, किसी का IQ बहुत अच्छा होता है, IQ कम होता है, तो ये कुछ आनुवांशिक गुण भी आपको मिल जाते हैं, तो उसके वजह से आपका अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा वातावरण, देखिए आनुवांशिकता से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वातावरण। आनुवांशिकता तो ऐसा कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा मायने रखती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन मेन होता है वातावरण। ठीक है, कितना भी मंदबुद्धि बालक हो, आपने पुरानी कई कहानियाँ सुनी होंगी कि जड़ बुद्धि बालक था और उसने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया, रिवीजन किया, याद किया, तो वो महान बन गया। तो मेन वातावरण होता है, आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, वैसा आप बन जाते हो। ठीक है, तो अधिगम क्षमता सबसे ज़्यादा वातावरण से प्रभावित होती है। तीसरा होता है प्रशिक्षण और शिक्षण, आपको जैसी शिक्षा मिलती है, जैसा प्रशिक्षण मिलता है, वैसा आप बन जाते हो। यानी कि चोर के घर अगर बच्चा पैदा होता है तो चोर बनता है, नेता के घर पैदा होता तो नेता, और अभिनेता के घर पैदा हुआ तो अभिनेता, और डॉक्टर के घर बच्चा पैदा होगा तो डॉक्टर बनने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण भी इम्पॉर्टेंट है, मेन होता है वातावरण। क्वेश्चन नंबर 41, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता में मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगते हैं? ठीक है, किस अवस्था में बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करने लगते हैं? तो ये है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। ये कटा हुआ, इस पर ध्यान मत दीजिए आप, यही सही आंसर है इसका। किस अवस्था में बच्चे अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करने लगते हैं? तो ये पूर्व बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ये तत्परता से संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो तत्परता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है? किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है? तो ये है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें देखिए, पहला अनुकरण है, दूसरा प्रशंसा है, तीसरा निंदा है, चौथा प्रतियोगिता है। ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनुकरण बिल्कुल करेगा प्रभावित, प्रशंसा करेंगे आप किसी की तो वही प्रभावित होगा, किसी की निंदा करेंगे तो उसमें भी सीखने को प्रभावित होगी, और प्रतियोगिता में तो प्रभावित होते ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? तो पहला है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बालक की व्यक्तित्वता का आदर। ठीक है, बालक की व्यक्तित्वता का आदर। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड। तीसरा है प्रशंसा एवं भर्त्सना। ठीक है, बालक की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। क्वेश्चन नंबर 47,
शिशु के अधिगम को किससे सहायता मिलती है? शिशु के अधिगम को किससे सहायता मिलती है? तो पहला अनुकरण, दूसरा अभिप्रेरणा, ठीक है, और तीसरा पुरस्कार। तो शिशु के अधिगम को 3 चीज़ों से सहायता मिलती है, पहला अनुकरण से, दूसरा अभिप्रेरणा से, तीसरा पुरस्कार से। और क्वेश्चन नंबर 48, स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? स्वकेंद्रित अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक स्वकेंद्रित होती है, जिसमें बालक स्वयं में सीमित बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो बाल मनोविज्ञान किस उम्र के बच्चों के विकास का अध्ययन करता है? जो बाल मनोविज्ञान होता है किस उम्र के बच्चों के विकास का अध्ययन करता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का ये अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। अगर हम इसका बाल हटा दें, केवल मनोविज्ञान रखें, तो जो मनोविज्ञान है वो जन्म से मृत्यु तक का अध्ययन करता है, ठीक है। अगर हम इसका बाल हटा के केवल मनोविज्ञान रखें तो जन्म से मृत्यु तक का अध्ययन होगा, लेकिन अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो जन्म से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता किस पर आधारित होती है? पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता किस पर आधारित होती है? तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है। तो जो पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति होती है साधारणता किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। तो बच्चों ये अध्याय 3 का दूसरा भाग कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर दें। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, भाग 3 के, जो अध्याय 3 है उसके भाग 3 में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से 75 तक।